नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 18 जुलाई 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और लगभग 8 इंपॉर्टेंट न्यूज में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम में जाके हर्षित द्विवेदी वीडियो सर्च मारिए, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन मेरा ग्रुप मिल जाएगा। लगभग 56,000 फॉलोवर्स हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ ये पीडीएफ आपको मेरी वेबसाइट www.harshitdwivedi.com पे भी मिल जाएगी। मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है, वहां पे भी स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों, मेरी ऐप में और मेरी वेबसाइट पे यूपीएससी 2024 का मेंटरशिप कोर्स एक्टिव है। आप चाहें तो इस मेंटरशिप कोर्स को बाई कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। इसके कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक लाइन से सारी वीडियोस और सारा कंटेंट अपलोडेड मिल जाएगा, पीडीएफ डिटेल्ड उसकी वीडियोस, और उसके साथ साथ बहुत सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे जहां पे जीएस पेपर वाइज ओवरऑल ये जो कंटेंट है सेग्रीगेटेड है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स में जो हम पहली न्यूज डिस्कस करने वाले हैं वो है दिल्ली डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट में सेंड केस टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। देखिए, रिसेंटली ही आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स की कमान लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके किसको दे दी, आपकी दिल्ली की सरकार को दे दी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ब्यूरोक्रेट से रिलेटेड ताकत केवल 3 चीजों में छोड़ी गई। कौन कौन सी 3 चीजें थी जिसके ऊपर ओवरऑल केंद्र की सरकार का एम्बिट आता है, वो है लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। उसके अलावा हर चीज विद रिस्पेक्ट टू ब्यूरोक्रेट्स किसके पास चली गई थी, दिल्ली की सरकार के पास, मतलब अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके पास चली गई थी। अब इस बात को लेके केंद्र की सरकार का यह बोलना है कि दिल्ली की सरकार ने एक विच हंट शुरू कर दी। जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है दिल्ली का, वहां के इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स को सैक किया जाने लगा, ओवरऑल इंटरफेरेंस होने लगी ब्यूरोक्रेट्स के काम में, ब्यूरोक्रेट्स को दबाया जाने लगा। जो विजिलेंस डिपार्टमेंट था आपका दिल्ली की सर्विसेज डिपार्टमेंट का, उसके ऊपर ऑफिसर्स के ऊपर ट्रांसफर ऑर्डर वगैरह आने लगे। तो इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के 8 दिन के अंदर अंदर यहां पे एक ऑर्डिनेंस पास करती है केंद्र की सरकार, और ये बोलती है कि दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कंट्रोल किसका है, तो भाई केंद्र की सरकार का है। अब इस बात को लेके मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मैटर के ऊपर बातचीत की तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हम इस पर्टिकुलर मैटर को रेफर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। ये बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, हम इस पर्टिकुलर केस को हियर करेंगे। अब खास बात यह है कि केंद्र की सरकार के बिहाफ पे जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता साहब, उनका यह बोलना है कि साहब देखिए, अभी जो केंद्र की सरकार ने पास किया है वो है ऑर्डिनेंस, और वो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन है ना उसमें अप्रूवल के लिए रखा जाएगा। तो हो सकता है कि उस ऑर्डिनेंस में कुछ चेंजेस हो, तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट को यहां पे इंटरवीन नहीं करना चाहिए, ऐसा केंद्र की सरकार का स्टांस है। तो देखिए, 2 स्टांस है यहां पे, एक दिल्ली की सरकार का स्टांस है, एक केंद्र की सरकार का स्टांस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दिल्ली की सरकार क्या बोल रही है कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, ऑर्डिनेंस का नाम क्या था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस ने संविधान को वायलेट कर दिया है, संविधान का अमेंडमेंट कर दिया है। अब आप बोलोगे भाई संविधान का अमेंडमेंट कैसे किया, तो सही समझिए, जो आपकी स्टेट लिस्ट होती है उसके जो अंदर एंट्री 41 है, उसमें स्टेट पब्लिक सर्विसेज के ऊपर राज्य की सरकार की पकड़ होती है। तो अगर किसी पर्टिकुलर राज्य के अंदर राज्य की सरकार से आप ये ताकत छीन रहे हो, तो मतलब आप ओवरऑल संविधान की जो एंट्री 41 है स्टेट लिस्ट की, उसको अमेंड कर रहे हो। तो अमेंड कर रहे हो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करो, आप ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप सबको पता है आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू करता है उसमें संविधान का अमेंडमेंट नहीं हो सकता। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अमेंडेड बाय अ वे ऑफ एन ऑर्डिनेंस, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो इस बात पे लेके जो दिल्ली की सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसके साथ साथ दिल्ली की सरकार का यह भी बोलना है कि जो परमानेंट बॉडी बनाई गई है दिल्ली के अंदर, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, ये चीफ मिनिस्टर को ओवरऑल कमजोर कर देती है, चीफ मिनिस्टर को एक माइनॉरिटी वॉइस बना देती है एडमिनिस्ट्रेशन में, जो सही नहीं है। केंद्र की सरकार ने यहां पे क्या सबमिट कर रही है, केंद्र की सरकार बोल रही है कि देखिए साहब, ये जो ऑर्डिनेंस है ये पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा मॉनसून सेशन में, इसलिए कोर्ट को इंतजार करना चाहिए। मॉनसून सेशन में जब ओवरऑल पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पहुंचेगा तो हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस वगैरह हो जाए, तो तब तक कोर्ट का इंटरवीन करना सही नहीं है। उसके बाद केंद्र की सरकार ये बोल रही है कि पार्लियामेंट के पास पूरी ताकत है, ओवरराइडिंग पावर्स हैं, तो जो भी सब्जेक्ट्स आपके लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली की कॉम्पिटेंस के अंदर आते हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट नियम कानून बना सकती है, पार्लियामेंट के ऊपर कोई रोक नहीं है। ठीक है, और केंद्र की सरकार ने यह भी बोला
कि 11 मई को जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ भाई दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स की कमान दिल्ली की सरकार के हाथ में है, तो जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है और उनकी जो सरकार है, उन्होंने एक रैम्पेज, एक विच हंट शुरू कर दिया था ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट। इस हद तक अगर आप ब्यूरोक्रेट्स को दबाओगे तो वो कैसे काम करेंगे। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली गई हैं। तो दिल्ली की सरकार बोल रही है कि आप आर्टिकल 239AA को अगर अमेंड करते हो तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास कराना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंड नहीं किया जा सकता। तो इस बात को लेकर पहुंच गई है दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट में। ओवरऑल केंद्र की सरकार बोल रही है कि ऑर्डिनेंस अभी अप्रूव नहीं हुआ है पार्लियामेंट से, तो जब तक पार्लियामेंट इसके ऊपर बातचीत नहीं कर लेता सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पार्लियामेंट ओवरऑल दिल्ली के अंदर जो नियम कानून है उसको बनाने के रिस्पेक्ट में सारे डिसीजन ले सकती है, किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, इस चीज का डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा किया गया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया। फिर अगली न्यूज, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 में वल्नरेबल लोगों के लिए जो स्कीम्स वगैरह होती हैं। तो नीति आयोग रिपोर्ट से 13.5 करोड़ पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो यहां पे कुछ अच्छे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स निकल के आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं वो इन पर्टिकुलर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी फ्लॉड बता देंगे अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, बट ठीक है, हम बस यहाँ पे नीति आयोग की रिपोर्ट के बेसिस पे जो डाटा दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट्स में इनकॉर्पोरेट करने को बता दूंगा। बाद में इन्हीं पॉइंट्स को आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जहां पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो भैया इंडिया ने रजिस्टर किया है एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ 9.89 परसेंटेज पॉइंट्स इन नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर फ्रॉम 24.85% इन 2015-16 टू 14.96% इन 2019-21। सेज द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 रिलीज बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 निकाला और उसमें यह बोला गया कि 2015-16 में इंडिया में 24.85% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर थे, 2019-21 में हो गया 14.96%। डिक्रीज कितने का है? 9.89% का। इस स्टडी ने यह भी बोला है कि ओवरऑल 13.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं। ओके, यहां पे आइडेंटिफाई किया गया है एक्यूट डेप्रीवेशंस को हेल्थ में, एजुकेशन में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। तो यूनाइटेड नेशंस अप्रूव्ड पैरामीटर के आधार पर जो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के एक्यूट डेप्रीवेशन से उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसके बेसिस पे यह बोला गया कि 13.5 करोड़ लोग अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर है। रूरल इलाकों में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी घटी है वो भाई आपकी 32.59% से 19.28% पे पहुंच गई। बहुत सारे स्टेट्स में जबरदस्त हमें प्रोग्रेस देखने को मिली है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ लोग हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को सफर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर कौन से राज्यों में है? तो बिहार में है, झारखंड में है, मेघालय में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 दे रखा है 2015-16 का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 दे रखा है 2019-21 का। तो भैया 4 में बिहार में 51.8% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर थे। ये हो चुका है 5 तक कितना? 5 मतलब एनएफएचएस 5, 4 और 5 मतलब एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस 5 की बात कर रहा हूं मैं। तो भैया एनएफएचएस 5 तक आते आते 33.7% लोग बिहार में मल्टी डायमेंशनली पुअर है। बाकी स्टेट्स के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर नंबर्स दे रखे हैं, पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी है, आप उसमें चाहे तो उसको देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को किसके आधार पर बताया गया है? तो जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुई थी 2019-21 की, ठीक है ना, उसके आधार पर यह पर्टिकुलर रिपोर्ट बनाई गई है और इसके ही आधार पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया गया। यहां पे 12 पैरामीटर्स हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के एग्जामिन किए गए हैं। इनके साथ साथ अगर आप देखो तो जो सब पैरामीटर्स हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, बैंक अकाउंट्स, इन सबको भी यहाँ पे मॉनिटर किया गया। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से 2015-16 से लेके 2019-21 में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की वैल्यू है वो 0.117 से 0.066 हो गई है और जो पॉवर्टी की इंटेंसिटी है वो कोई खासा कम नहीं हुई बट थोड़ा कम हुई है, 47% से 44% हो गई। तो भाई हम यहाँ पे इंडिया की डीप पॉवर्टी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ पा रहे हैं और इंक्लूसिविटी फॉर ऑल के सिद्धांत के हिसाब से कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस को यहाँ पे फॉर्ज कर पा रहे हैं। ठीक है ना, ये जो पर्टिकुलर इंसाइट है पॉलिसी मेकर्स के लिए और वार्डर कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इससे क्या होगा कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है एज पर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो बहुत हद तक रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, अगली न्यूज पे आ जाते हैं।
हाउ आर चीतास फेयरिंग इन इंडिया। देखिए इसके बारे में भी एक बेसिक जानकारी आपको मैं दूंगा। चीता के रिस्पेक्ट में पहले हमने काफी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो चीता का री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, इसको आप आउटराइट फेल्योर नहीं बोल सकते हो, बट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सक्सेस भी नहीं है। क्या बोला जा रहा है? तो भैया रिसेंटली चीता की और मौतों की खबर हमें सुनने को मिल रही है। पिछले हफ्ते भी कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से मौत की खबर निकल के आई चीता की। तो जो एक्सपर्ट कमिटी यहां पे बनाई गई है प्रोजेक्ट चीता को मैनेज करने के लिए, इसने ओवरऑल यहां पे रिकमेंड किया है कि जितने भी ये एनिमल्स हैं, इनका एक थॉरो मेडिकल रिव्यू होना चाहिए। क्योंकि अगर बड़े स्केल पे ये एनिमल्स मर रहे हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस गड़बड़ को आइडेंटिफाई कराने के लिए एक प्रॉपर मेडिकल रिव्यू कराना जरूरी है। प्रोजेक्ट चीता की बात की जाए तो ये इंडिया का चीता रिलोकेशन प्रोग्राम है और अभी तक का दुनिया का सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम है ये। इसमें ऐसा बोला गया है कि अगले एक डिकेड में हर साल ऑन एन एवरेज 5 से 10 एनिमल्स को लेके आया जाएगा, मतलब चीताओं को लेके आया जाएगा। चूंकि चीता इंडिया के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुके थे, तो बड़े स्केल पे अगर चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम को इंडिया में चलाया जाएगा, तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हम सस्टेनेबली चीता की आबादी को इंडिया में ठीक ठाक क्वांटम में स्टैब्लिश कर देंगे। ओके। अब जैसे साउथ अफ्रीका और नामीबिया, जहां से एक पर्टिकुलर चीता लेके आए जा रहे हैं, वहां पे चीता फेंस्ड रिजर्व्स में रहते हैं। इंडिया का प्लान ये है कि हम इन चीता को ग्रो करेंगे नेचुरल, अनफेंस्ड और वाइल्ड कंडीशंस में। देखा जाए तो प्रोग्रेसिव स्टेप है, बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जितना इलाका इन चीताओं की फ्री मूवमेंट के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है ना, उतना इनफ नहीं है। क्योंकि चीता एक मूवेबल एनिमल है और वो बहुत लंबे डिस्टेंसेस को कम टाइम पीरियड में ट्रेवल कर लेता है। तो इस रिस्पेक्ट में जितना इलाका प्रोवाइड किया गया है इस चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए, कम है, ये भी बताया जा रहा है। अभी के लिए देखो, जितने 11 ट्रांसलोकेटेड चीतास हैं, ठीक है ना, ये ट्रू वाइल्ड में हो, 4 उसके अलावा स्पेशली डिजाइन 1 स्क्वायर किलोमीटर के इंक्लोजर में, जिसको आप बोमास भी बोलते हो। कल की डेट में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर बोमास, BOMAS। तो याद रखिएगा, बोमास आर सेल्फ डिजाइंड इनक्लोजर्स फॉर प्लेसिंग एनिमल्स इन देम। और ये बेसिकली एक प्रकार का कंजर्वेशन का तरीका है, जहां पे नेचुरल इन्वायरमेंट बना के एक पर्टिकुलर जानवर को अकोमोडेट किया जाता है। तो ये बोमास क्या है, अपने वन लाइनर नोट्स में जरूर लिख लीजिए, ये काम आ सकता है, आपसे ओरल प्रीलिम्स वगैरह में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, रिसेंटली चीता था जिसका नाम था निकनेम सूर्या, उसकी कूनो नेशनल पार्क में पिछले हफ्ते हो जाती है मौत। जब वेटरिनेरियन जानवरों के डॉक्टर ने आके इस पर्टिकुलर एनिमल को एग्जामिन किया, तो देखा कि उसकी गर्दन पर एक इन्फेक्शन था, ठीक है ना, मैगट इन्फेक्शन था। और ऐसा बताया जा रहा है कि उस मैगट इन्फेक्शन के बैक्टीरिया के प्रति ये मतलब जो इम्यूनिटी थी वो उस पर्टिकुलर चीता में थी नहीं, इसलिए मर गया। जो इंडिया के अंदर के जो डोमेस्टिक चीता पहले हुआ करते थे, उनमें इन पर्टिकुलर बैक्टीरिया की प्रॉपर इम्यूनिटी होती है। लेकिन चूंकि ये चीता नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से इंडिया के अंदर लाए गए हैं, तो इनके अंदर उस लेवल की आप कह लो इम्यूनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से इन चीताओं की मौत हो रही है। तो ये जो लार्वे था ना मैगॉट्स का, जिसका जो इन्फेक्शन था इस पर्टिकुलर चीता की गर्दन पर, ऐसा बताया जाता है कि जो गर्दन पर कॉलर लगाया गया था इस चीता के, इस कॉलर ने ही इस चीता को सिक कर दिया। इस कॉलर के चलते, ये जो कॉलर लगाया गया है ये पॉलिस्टीरीन का है, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग चिप लगाई हुई है, इससे ही चीता की मूवमेंट्स को यहां पे ट्रैक किया जाता है। अगर ये ओवरऑल कॉलर नहीं लगा होगा, तो जानवर कहां है ये अथॉरिटीज को पता ही नहीं चल पाएगा। तो ये जो कॉलर लगा हुआ था इस चीता की गर्दन पे, इस कॉलर से ही शायद इसको चोट लगी, इससे उसका इन्फेक्शन पनपा और उस इन्फेक्शन ने उस चीता की इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया, चीता यहां पे मर जाता है। ठीक है ना, मानसून सीजन का टाइम था, मॉइस्चर काफी ज्यादा था और मॉइस्चर को बहुत ज्यादा एक्लिमेटाइज्ड है नहीं ये साउथ अफ्रीका के चीता। तो ओवरऑल ये जो मैगेट इन्फेक्शन था, इस इन्फेक्शन को हटा नहीं पाया, अपने आप को प्रॉपर तरीके से साफ नहीं कर पाया चीता, जिसकी वजह से यहाँ पे मौत हो जाती है। ऐसा कुछ यहाँ पे वेटरन फॉरेस्ट ऑफिसर्स का बोलना है। अब रेडियो कॉलरिंग इंडिया के अंदर कॉमन प्रैक्टिस है, चाहे लॉयन हो, टाइगर हो, लियोपार्ड हो, एलिफेंट हो, सबके ऊपर इस प्रकार के रेडियो कॉलर्स लगाए जाते हैं। हाँ भैया देखिए, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बोला है कि रेडियो कॉलर के ऊपर आप सीधा सीधा इल्जाम ठोक दे रहे हो, ये सही नहीं है। रेडियो कॉलर इंडिया के अंदर और बहुत से जानवरों में लगाए गए हैं, वहां पे मौतें नहीं हुई हैं। तो अब ये जो हाइपोथेसिस है कि रेडियो कॉलर की वजह से मौत हुई है, ये सही है या नहीं है, ये तो भाई देखो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। सरकार का बोलना है कि साइंटिफिक एविडेंस आने दीजिए, उसके बेसिस पे हम पता करेंगे कि चीता की यहाँ पे मौत एक्चुअली में हुई क्यों है। इसके टिश्यू सैंपल्स ले लिए गए हैं, पैरासाइट्स वगैरह को यहाँ पे चेक किया जा रहा है, और इसी पर्टिकुलर मौत के बाद, सूर्या की मौत के बाद, यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है कि सारे एनिमल्स का थॉरो चेक होगा। और सारे एनिमल्स का थॉरो चेक दोस्तों अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात है। अगर आप देखो तो बहुत से एनिमल्स वाइल्ड में ढूंढ रहे हैं, आप उनके ट्रैकिंग चिप से उनको ट्रैक करोगे, उसके बाद उनको पकड़ोगे, पकड़ने के बाद
उनका कॉलर हटाओगे, उनका पूरा डिटेल्ड मेडिकल रिव्यू किया जाएगा, उनको कुछ दिन तक इनक्लोजर में रखा जाएगा बोमास में, फिर से कॉलर लगाया जाएगा, फिर से वाइल्ड में रिलीज किया जाएगा। लंबी एक्सरसाइज है ये, इतनी आसान एक्सरसाइज नहीं है, और ये करनी जरूरी भी हो गई, क्योंकि मई 2023 में जो 4 कब्स थे ना चीता के, उसमें से 3 की मौत हो गई। ऐसा बताया जाए कि ये मौत हीट और मालनूरिशमेंट की वजह से हुई है। ओके, फिर एक तेजस करके यहां पे चीता था, सूर्या से 2 दिन पहले एक और चीता था तेजस, इसकी एक फीमेल चीता से लड़ाई हो गई, एक फीमेल चीता ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो उस लड़ाई के चलते मर गया। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है तेजस के अंदर भी कोई इन्फेक्शन रहा हो। फिर अगर आप देखो तो एक एडल्ट फीमेल थी दाक्षा, ये भी मर गई ओवरऑल इंजरीज से, जो कि बाकी एनिमल से फाइट में इसको लगी थी। फिर साशा और उदय करके 2 आप कह लो चीताओं थे, जो कि फरवरी और अप्रैल में मर गए रीनल इन्फेक्शन और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के चलते। तो इतने बड़े स्केल पे चूंकि यहाँ पे चीताओं की मौत हो रही है, इसलिए ओवरऑल चीताओं की हेल्थ को लेके कंसोलिडेटेड मेडिकल रिव्यू यहां पे करवाया जा रहा है। अगर आप देखो तो सितंबर 2023 में पूरा 1 साल बीत जाएगा, 8 चीता जो नामीबिया से आए हुए हैं, और ओवरऑल उसके बाद देखो तो फरवरी 2023 में 12 चीता साउथ अफ्रीका से आए, तो 8 और 12 20 चीता हैं। अब इन 20 चीता में बहुत से चीताओं की मौत हो चुकी है, तो चीताओं की मौत के चलते अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, इसलिए एक डिटेल्ड हेल्थ रिव्यू इन चीताओं का कंडक्ट किया जा रहा है, इसमें आराम से साल भर से ज्यादा तो लग ही जाने वाला है। किस प्रकार की एडेक्टिव कैपेबिलिटीज की प्रॉब्लम आ रही है, किस प्रकार की साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये चीता जब वाइल्ड से हटा के इंडिया में वाइल्ड में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो बीच के कुछ समय के लिए इनको आराम के माहौल में रखा जाता है। उस आराम के माहौल के समय पे इनकी एडेप्टिव कैपेबिलिटी बदल जाती है, और डेफिनेटली साउथ अफ्रीका नामीबिया से इंडिया में लाए गए तो थोड़े बहुत वेदर चेंजेस, थोड़े बहुत टेरेन चेंजेस, थोड़े बहुत क्लाइमेट चेंजेस, जैसे मॉइस्चर है, पानी बहुत बरस रहा है, इस समय इस तरीके के क्लाइमेट को आदी नहीं है चीता, तो कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट कर पाने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या है, तो भैया ये है वाई आर हॉलीवुड राइटर्स एंड एक्टर्स ऑन स्ट्राइक। अच्छा आर्टिकल है ये, काफी कुछ डिफरेंट है यहाँ पे। देखिए क्या हुआ है, 14 जुलाई को जो हॉलीवुड एक्टर्स है ना, उन्होंने जो ऑनगोइंग स्ट्राइक है राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका की, इसको सपोर्ट किया है। राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका का एक निगोसिएशन चल रहा था। निगोसिएशन किसके साथ चल रहा था? अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स के द्वारा। ये जो अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स है ना, इसके अंदर हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, जैसे वार्नर ब्रॉस स्टूडियो, डिस्कवरी, एनबीसी यूनिवर्सल, पैरामाउंट पिक्चर्स, नेटफ्लिक्स, पीकॉक, तो यही मेजॉरिटी पिक्चर बनाते हैं यूएस के अंदर। और ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर यूनियन है, इसने एक रिटर्न एग्रीमेंट कर रखा है राइटर गिल्ड्स एसोसिएशन के साथ। अब आप बोलोगे राइटर गिल्ड क्या है, तो भैया ये जितनी भी पिक्चरें वगैरह बनती हैं, स्क्रीन शो बनते हैं, उनके पीछे इनकी स्क्रिप्ट को लिखने वाले जो स्क्रीन राइटर्स हैं ना, उनको रिप्रेजेंट करती है ये यूनियन WGA, राइटर गिल्ड एसोसिएशन। समझ गए? और राइटर गिल्ड एसोसिएशन में 11,500 राइटर्स हैं, और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हर 3 साल में AMPTP के साथ रिन्यू किए जाते हैं, और इन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इन स्क्रीन प्ले राइटर्स को तनख्वाहें मिलती हैं, बेस पे मिलती है, रेजिडुअल पेमेंट्स, पेंशन बेनिफिट्स, ये सब ओवरऑल इसी एग्रीमेंट के तहत मिलती है। अब ये एग्रीमेंट हो गया आप कह लो खत्म 1 मई को, तो उसके बाद 6 हफ्ते लंबे यहाँ पे निगोसिएशंस चले। इन निगोसिएशंस में कोई गाइडलाइन फिक्स नहीं की गई थी, लेकिन ये था कि हाँ भाई चलो इन निगोसिएशंस के एंड पे कितना बेनिफिट वगैरह देना है राइटर गिल्ड ऑफ एसोसिएशन के स्क्रीन प्लेयर्स को, ये तय करना था। लेकिन ये तय यहाँ पे हो नहीं पाया, और जब ये तय हो नहीं पाया, 1 मई तक यहाँ पे जो AM आप कह लो PTP था, जो आप कह लो जितने भी बड़े टेलीविजन स्टूडियोज हैं, प्रोड्यूसर्स हैं यूएस के, जब इन्होंने डिमांड नहीं मानी स्क्रीन प्लेयर्स की, तो 2 मई को ओवरऑल WGA, राइटर गिल्ड एसोसिएशन ने यहाँ पे स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी, और इस स्ट्राइक को यहाँ पे हॉलीवुड एक्टर्स सपोर्ट भी कर रहे हैं। भाई बात यह है कि स्ट्रीमिंग के एरा में स्क्रीन राइटिंग प्रोफेशन थोड़ा बैकग्राउंड में जा रहा है। राइटर गिल्ड एसोसिएशन का यह बोलना है कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसकी जो रेवेन्यू है वो $5 बिलियन हुआ करते थे 2000 में। $5 बिलियन रेवेन्यू किसका था? तो डिज्नी का, फॉक्स का, पैरामाउंट का, NBC का, यूनिवर्सल का। तो आप कह लो इन 5 कंपनीज के ही जो कंबाइंड रेवेन्यू थे 2000 में $5 बिलियन थे, जो कि 2019 तक आते आते नेटफ्लिक्स को मिला के $30 बिलियन हो चुके हैं। तो ओवरऑल जो रेवेन्यूज हैं इन टेलीविजन प्रोड्यूसर्स के, कंटेंट प्रोड्यूसर्स के, वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन राइटर गिल्ड ऑफ इंडिया के अंदर जो स्क्रीन राइटर्स हैं, जो राइटर प्रोड्यूसर है, उसकी जो एवरेज पे है वो 4% कम हुई है पिछले 10 सालों में, और अगर इन्फ्लेशन को काउंट कर लो तो 23% कम हुई है। एक तरफ पे इस कंटेंट को मार्केट में बेच के ये लोग पैसा खूब कमा रहे हैं स्ट्रीमिंग वाले, और दूसरी तरफ यहां पे इन स्ट्रीमिंग के प्रोग्राम्स के पीछे जो जो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, उन स्क्रिप्ट लिखने वालों को यहां पे स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
और ओवरऑल जो इंटेंसिटी है हायरिंग की ना इन स्क्रिप्ट राइटर्स को, वो भी कम हो रही है। 2000 में देखो तो ओवरऑल जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे ना उनको अमूमन 42 हफ्तों का काम मिल जाता था, लेकिन आज की डेट में स्ट्रीमिंग के जमाने में केवल 20 हफ्तों का काम मिलता है। बात यह है कि डाउन साइजिंग होने लगी। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ चुका है। एक बार जब स्क्रिप्ट लिख ली जाती है, उस स्क्रिप्ट को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैकेनिज्म में फीड कर दो, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर फ्यूचर कोर्सेस ऑफ एक्शन को एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में आपके सामने निकाल के रख देगा। ये स्क्रीन प्लेयर्स कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट उनके द्वारा लिखी गई है, तो उनकी परमिशन के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप इनिशियल स्क्रिप्ट्स को फीड नहीं कर सकते। दूसरा होता है कि जैसे कोई सीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल गेम ऑफ थ्रोन्स है, उसका पहला सीजन आया, दूसरा सीजन आया, तीसरा सीजन आया, तो पहले क्या था कि जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे ना उनको लगातार एंगेज रखा जाता था, वो धीरे धीरे करके कंटेंट बनाते रहते थे। अब क्या है कि जो ओवरऑल शोज आ रहे हैं वो छोटे हो गए। पहले शोज 8 सीजन 7 सीजन चलते थे, अब 1 या 2 सीजन के ही शोज आते हैं। और वो शोज में भी जो आप कह लो जो शो का टाइम है पर शो का, पर एपिसोड का, वो थोड़ा कम हो गया है। तो ओवरऑल जो शोज हैं स्ट्रीमलाइन पे वो कम हो गए, उनसे जो रेवेन्यू है स्ट्रीमलाइनर्स का, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों का, वो बढ़ गया है। लेकिन यहां पे जिन लोगों को हायर किया जाता है स्क्रिप्ट लिखने के लिए, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में पूरी स्क्रिप्ट लिखवा ली जाती है, फिर ज्यादातर लोगों को फायर कर लिया जाता है। बीच में चेंजेस करने के लिए लिमिटेड स्क्रिप्ट राइटर्स को ही रखा जाता है जो अव्वल दर्जे के होते हैं। तो बड़े स्केल पे यहाँ पे जो स्क्रीन प्ले राइटर्स हैं, जो बैक एंड में डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हो जाते हैं। उनको ठीक से तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, उनको कोई सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, उनकी जो रेजिडुअल पेमेंट्स होती हैं, मतलब बाद में एसोसिएट करने के लिए और स्क्रिप्ट लिखने के लिए, वो काफी कम होती हैं। तो नेटफ्लिक्स और बाकी प्लेटफॉर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा उठा के अपनी स्क्रिप्ट्स को डिवाइस कर लेते हैं और इन स्क्रीन राइटर्स को बैक एंड में इग्नोर करते रहते हैं। तो ये यहाँ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। और एक और एसोसिएशन है स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट। इसकी भी जो निगोशिएशन चल रही थी एएमपीटीपी के साथ, वो भी ब्रेक डाउन हो चुकी है। तो इश्यूज क्या है? इश्यूज वही है कि सीजन छोटे हो गए हैं, काम कम है और बेस पे कम है, और ओवरऑल जो रेवेन्यू आ रहा है ओवरऑल नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज के पास, वार्नर ब्रॉस के पास, वो बढ़ रहा है। तो जब ये जो इतना अमाउंट ऑफ पैसा कमा रहे हैं, अगर वो बढ़ रहा है, तो भैया आप ये जो स्क्रीन प्ले राइटर्स हैं, जो छोटे लेवल पे एक्टर्स काम कर रहे हैं, इनके लिए क्यों नहीं आप काम करते हो? इनको क्यों नहीं पैसा देते हो? और देखिए इन स्ट्राइक्स का काफी जोर आता है दोस्तों। 2007 में जब पिछली बार स्ट्राइक हुई थी, 100 दिन की हुई थी, $2.1 बिलियन का नुकसान केवल कैलिफोर्निया की इकोनॉमी को हो गया था। तो बेटर रहेगा कि इस प्रकार की स्ट्राइक्स को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाए। वो होती है नहीं होती वो आगे पता चलेगा। फिर अगली न्यूज है, यूएस ने हैंडओवर कर दिए 105 एंटीक्विटीज इंडिया को एग्रीमेंट के बाद। देखिए आपको पता है कि इंडिया के अलग अलग मंदिरों से, इंडिया के अलग अलग म्यूजियम से जो एंटीक्विटीज हैं वो चोरी हो जाती है और इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में पहुंच जाती हैं और बड़े बड़े बायर्स उनको खरीद लेते हैं। अब कई सारी ऐसी एंटीक्विटीज यूएस पहुंची हुई हैं और यूएस रेगुलरली इन एंटीक्विटीज को इंडिया के साथ सॉफ्ट रिश्ते डेवलप करने के लिए वापस कर रहा है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने मंडे को 105 जो ट्रैफिक एंटीक्विटीज थी, जो कि ब्लैक मार्केट के थ्रू ट्रैफिकिंग होकर इंडिया के बाहर चली गई थी, इनको इंडिया को वापस कर दिया। और उसका जो रिपेटिशन सेरेमनी हुई है वो इंडियन कंसुलेट में हुई है न्यूयॉर्क में, और इन एंटीक्विटीज को जल्दी ही फ्लाइट पे चढ़ा के इंडिया भेज दिया जाएगा। अपने आप में मेजर स्टेप है। इस स्टेप का अनाउंसमेंट तब हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी जी रिसेंटली ही यूएस गए थे, और यूएस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब आप कह लो जो बाइडेन के साथ बातचीत की, तब ये डिसीजन लिया गया कि हाँ भाई इन एंटीक्विटीज को इंडिया को वापस कर दिया जाएगा। इंडिया और यूएस ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि दे विल वर्क फॉर अ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट दैट विल हेल्प प्रिवेंट द इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट्स इन अ फ्यूचर। तो मतलब फ्यूचर में कल्चरल आर्टिफैक्ट्स की जो स्मगलिंग है लीगली इलीगली इंडिया के बाहर, इसको रोकने की बात यहाँ पे की जा रही है। इससे डायनामिक बायलेटरल कोलैबोरेशन इंडिया और यूएस के बीच में बढ़ेगा। इंडिया की होमलैंड सिक्योरिटी यूएस की होमलैंड सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और इंडिया की एजेंसीज के बीच में। जो इंडियन एम्बेसडर है यूएस में, तरनजीत सिंह संधू साहब, उन्होंने ये बोला है कि ये जो स्टेप है ना यूएस का, ये इंडिया के लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एंटीक्विटीज यूएस लौटा रहा है, ये लोगों के लिए बस एक पीस ऑफ आर्ट नहीं है, उनका लिविंग हेरिटेज है, उनका कल्चर है। तो यूएस हमारा हेरिटेज और हमारा कल्चर हमको लौटा रहा है। देखिए नो डाउट ये एंटीक्विटीज लौटाने वाला जो स्टेप है ना, ये बहुत बड़ा दिलदार स्टेप है। जल्दी ये महंगी और एक्सक्यूजिट एंटीक्विटीज को लौटाता नहीं है, समझ गए? तो डेफिनेटली इट इज अ पॉजिटिव थिंग टू डू। तो ये जो 105 आर्टिफैक्ट्स हैं, दे रिप्रेजेंट अ वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड। भैया 47 तो ईस्टर्न इंडिया से हैं, 27 आप कह लो साउथ इंडिया से हैं, 22 सेंट्रल इंडिया से हैं, 6 नॉर्दर्न इंडिया से हैं, 3 वेस्टर्न इंडिया से हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। एंटीक्विटीज के रिस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है।
सेकेंड थर्ड सेंचुरी सी से लेके आपकी 18वीं 19वीं शताब्दी तक की ये एंटिकिटीज हैं। एंटिकिटीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 50 तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस की एंटिकिटीज है। खास बात दोस्तों ये है कि यूएस रेगुलरली इन एंटिकिटीज को वापस कर रहा है। मोदी जी जब 2016 में गए थे तब 16 आर्टिफैक्ट्स उन्होंने वापस किए। जब 2021 में बातचीत हुई तो यूएस गवर्नमेंट ने 157 आर्टिफैक्ट्स वापस किए, 2022 में 307 आर्टिफैक्ट्स वापस किए और अब और 105 एंटिक्विटीज वापस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इट इज अ पॉजिटिव स्टेप मूविंग फॉरवर्ड। फिर नेक्स्ट रूपी दिरहम डील इज बायलैटरल एनवॉय। जो यूएई के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, जब इनसे ये पूछा गया इंटरनेशनल रिपोर्टर्स के द्वारा कि भाई जो रूपी दिरहम की डील हो रही है इंडिया यूएई के बीच में, क्या ये डी डॉलराइजेशन के लिए हो रही है? क्या इंटरनेशनल इकोनॉमी में जो डॉलर का डोमिनेंस है इसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो? तो यहाँ पे जो एम्बेसडर साहब, इनका नाम मैं पढ़ दे रहा हूं, अब्दुल नासर अल शाली, ठीक है ना। इन्होंने ये बोला है कि भाई देखिए हमारा डील डॉलराइजेशन का कोई टारगेट नहीं है। ये रूपी दिरहम की डील कंप्लीटली एक बायलेटरल स्टेप है। बायलेटरल स्टेप मतलब इंडिया में जो ट्रेडर्स हैं, इंडिया में जो बिजनेसेस हैं, इंडिया में जो टूरिस्ट हैं, और यूएई में जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसेस हैं, टूरिस्ट हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ आराम से ट्रेड कर पाए। जो फॉरेक्स मार्केट्स में करेंसी फ्लक्चुएशंस होते हैं उनका इनकी ट्रेडिंग के ऊपर इंपैक्ट ना आए। डेफिनेटली इससे डी डॉलराइजेशन तो होगा ही। यूएई और इंडिया के बीच में जो ट्रेड में यूएस डोमिनेटेड आप कह लो जो करेंसी डिक्लेरेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं अवॉइड होंगे, बट टारगेट उनको अवॉइड करना नहीं है। टारगेट ये है कि यूएई और इंडिया के बीच में जो ट्रांजैक्शंस है, जो ट्रेड का पाथ है, वो आसान हो जाए। ये बात यहां पे बोली जा रही है। अगर आप देखो तो रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है मई 2022 में इंडिया यूएई के बीच में, और उसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है वो 15% बढ़ गया। एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड इंडिया के लिए यह देखा जा रहा है कि इंडिया यूएई से इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है यूएई में रुपी की पेमेंट्स जाएंगी। तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे यूएई के लिए थोड़ी टेंशन की बात यह हो सकती है कि जो रशिया कंप्लेन कर रहा था कि भाई हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं इंडिया को, इंडिया वाले रुपी में पेमेंट कर लेते हैं, वो रुपी हमारे पास पड़ा हुआ है, उस रुपी का हम करें क्या, वो पर्टिकुलर कंप्लेंट्स यूएई की तरफ से भी आ सकती हैं। तो शायद शायद यहां पे ये हो कि यूएई के पास जो इंडियन रुपी एक्यूमुलेट कर रहा है, रशिया बड़ी क्वांटम में यूएई से चीजें इंपोर्ट करता है और यूएई को चीजें एक्सपोर्ट भी करता है। तो रशिया जो चीजें इंपोर्ट कर रहा है यूएई से, उसके लिए रशिया के पास जो इंडियन रुपी एक्यूमुलेटेड है वो यूएई को पेमेंट कर सकता है वो, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूएई रशिया से जो चीजें खरीद रहा है उसकी पेमेंट रुपी में कर सकता है। ओवरऑल नो डाउट यहां पे सीधे सीधे रशियन करेंसी की बात नहीं हुई है, सीधे सीधे किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात नहीं हुई है, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इंपैक्ट तो है। जो यूएई के दिरहम्स इंडिया के पास आएंगे इस ट्रेड के थ्रू, उस यूएई के दिरहम्स के थ्रू हम रशिया को पेमेंट कर सकते हैं, हमें युआन में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो इंडियन रुपी यूएई के पास जाएगा, उस इंडियन रुपी को इस्तेमाल करके ओवरऑल यूएई अपनी ट्रेडिंग रशिया के साथ कर सकता है। तो नो डाउट यहां पे दिरहम और इंडियन रुपी दोनों का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, और इन गल्फ कंट्रीज के लिए ओवरऑल इस्तेमाल कर पाना इंडियन रुपीस को ज्यादा मुश्किल बात है नहीं, क्योंकि 1960s के एरा में गल्फ रुपी चला करता था। उससे पहले इंडियन रुपी एक लीगल करेंसी थी इन पर्टिकुलर कंट्रीज में, लेकिन फिर उसकी फेक इंडियन करेंसी नोट वाला मुद्दा उठने लगा, ठीक है ना, उसको कॉपी किया जाने लगा। तो फिर बाद में इंडियन रुपीस के यूज को गल्फ कंट्रीज में डिस्करेज किया गया, और फिर धीरे धीरे करके गल्फ कंट्रीज ने अपनी खुद की करेंसी अपना ली। एक और मुद्दा है जिसके बारे में अब्दुल नसर अलशाली यहां पे बात कर रहे हैं, वो ये है कि एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को, जो कि 2014 में साइन हुआ था यूए इंडिया के बीच में, इसको अमेंड किया जाए। इस एयर सर्विसेज एग्रीमेंट के अंदर ओवरऑल एक लिमिट लगा रखी है कि हाँ भाई इतनी फ्लाइट टिकट्स इश्यू की जा सकती हैं इंडिया और यूएई के बीच में। अब इसके चलते होता यह है कि इंडिया अगर इसको अमेंड करता है और नंबर ऑफ फ्लाइट्स की जो इंसिडेंसेस हैं और लोगों का जो मूवमेंट है इंडिया यूएई के बीच में अगर वो बढ़ाता है, तो उससे होगा ये कि जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है इंडियन एयरलाइनर्स के पास वो कम हो जाएगा। यूएई के एम्बेसडर साहब का यह बोलना है कि भाई देखिए अभी के लिए आपने एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को अमेंड नहीं किया, उसके चलते जो इंडियंस यूएई आ रहे हैं उनके लिए जो फ्लाइट टिकट है वो प्री पेंडेमिक टाइम्स के रिस्पेक्ट में 15 से 20% ज्यादा हो चुकी है। इनफैक्ट कुछ केसेस में 45 से 50% ज्यादा हो चुकी है। तो इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, हमें अपना एयर सर्विसेज एग्रीमेंट अमेंड करने की जरूरत है। किसी भी प्रकार के मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए यूएई और इंडिया के बीच में। बड़े स्केल में लोगों का और सामान का मूवमेंट होना चाहिए इंडिया यूएई के बीच में। तो एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को अगर अमेंड किया जाता है इंडिया यूएई के बीच में, तो बड़े स्केल पे फ्लाइट्स की मूवमेंट को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन उससे होगा ये कि जो इंडियन एयरलाइनर्स का शेयर है ना इस इंटरनेशनल लेग ऑफ ट्रेवल में, वो कम हो सकता है, और इसलिए भारतीय सरकार जल्दी इसको एक्सेप्ट करनी रही है। फिर वही बात है
कि G20 की समिट के लिए जो लीडर है यूएई के, वो इंडिया के अंदर आएंगे, इंडिया ओवरऑल COP28 की जो यूएई की लीडरशिप है इसको सपोर्ट करेगा, ये सब बातें भी यहाँ पे बोली गई। फिर आ जाते हैं भाई आपके एडिटोरियल एनालिसिस में। एडिटोरियल एनालिसिस में वही रुपी दिरहम सेटलमेंट सिस्टम को लेके पहला आर्टिकल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूएई ने 15 जुलाई को मिलके एक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करने की बात की है ताकि दोनों कंट्रीज अपनी अपनी लोकल करेंसीज के थ्रू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है ना भाई। तो इंडियन रुपी और यूएई दिरहम को इस्तेमाल किया जाएगा बायलेटरली। ठीक है। ओवरऑल ये किसी थर्ड करेंसी यूएस डॉलर को टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है, ट्रांजैक्शंस को सेटल करने में जो फॉरेक्स मार्केट की आप कह लो फ्लक्चुएशन थी, उसका इंपैक्ट अब ट्रेड के ऊपर नहीं आएगा। तो जब आप ट्रेड ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे तो फॉरेक्स मार्केट के सर्कुलेशन का चक्कर नहीं आएगा, क्योंकि अब ट्रेड ऑर्डर्स या तो इंडियन रुपी में होंगे या दिरहम में होंगे। पहले क्या था कि यूएस डॉलर्स में होते थे, तो यूएई वालों को दिरहम यूएस डॉलर से कन्वर्ट कराने पड़ते थे, इंडिया वालों को इंडियन रुपीस यूएस डॉलर से कन्वर्ट कराने पड़ते थे। तो यूएस डॉलर और इंडियन रुपी के बीच में कोई अगर आप कह लो एडवर्स करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आ गया तो प्रॉब्लम आ जाती थी लोकल लेवल पे लोगों को। तो अब ये प्रॉब्लम यहां पे नहीं आएगी। एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम बनाया जाएगा और नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम इंडियन और अमेराती बिजनेस को तो मदद करेगा ही करेगा, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंटरनेशनलाइज भी करेगा इंडियन रुपी को। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम चूंकि यहां पे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद बड़े स्केल पे इंडिया का इंपोर्ट यूएई से बढ़ा है, तो इसके चलते यूएई के अंदर बिजनेसेस भी ओवरऑल एक्स्ट्रा रुपी के एक्यूमुलेशन से परेशान ना हो जाए, इसलिए इंडिया को भी अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी यूएस में सामान एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बोली जा रही। एक चीज और बोली जा सकती है यहां पे कि अगर मान लीजिए यूएई के पास रुपी का अकोमोलेशन हो रहा है, हम लोग मान लो यूएई से बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और यूएई को रुपी में पेमेंट कर रहे हैं, तो जो रुपी अकोमोलेट हो रहा है यूएई के अंदर, उस रुपी को इस्तेमाल करके सीधे सीधे इंडियन इकोनॉमी में भी आके इन्वेस्ट कर सकता है यूएई। तो अगर यूएई को कल की डेट में लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा पैसा उनके पास एकोमुलेट हो रहा है, तो उस पैसे को लाके एफडीआई के थ्रू इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे वो भी पैसा करा सकते हैं और इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। फिर यहाँ पे यूएई के एम्बेसडर से पूछा गया था कि आपने इंडिया की श्रीनगर की विजिट को अटेंड किया, आपने ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन की बाकी मेंबर्स जैसे कि पाकिस्तान, टर्की ने वगैरह जो बॉयकॉट किया था वो आपने बॉयकॉट नहीं किया। तो यूएई ने बोला कि हम इंडिया को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम एक्चुअल में उनके सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। डेफिनेटली इस समय पे यूएई इंडिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के उभरा है। फिर अगला, कार्लोस अल्कराज ने यहाँ पे नोवाक जोकोविच को हरा दिया। देखिए मेंस टेनिस में ना पिछले एक डेकेड से 3 ही लोग डोमिनेट कर रहे हैं, रॉजर फेडरर, राफेल नदाल, नोवाक जोकोविच। इनके अलावा अगर एक दो नाम कभी कभी निकल के आ गए तो वो होता था एंडी मुरे या फिर स्टैन वॉवरिंका का। अब क्या है कि मेन के अंदर बीच बीच में कुछ और प्लेयर्स जीत जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनिक थीम जीत गए थे यूएस ओपन 2020 में, डैनियल मेदवेदेव जीत गए थे 2021 में, लेकिन ये अपनी विन को कंसिस्टेंट नहीं रख पाए जिस प्रकार की कंसिस्टेंसी रॉजर फेडरर, नदाल और जोकोविच ने स्टैब्लिश की है। लेकिन फाइनली यहां पे कार्लोस अल्कराज ने जोकोविच को हरा के, जो कि जोकोविच एक 4 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन है, 23 टाइम्स मेजर विनर है, अपने आप में एक स्टेटमेंट दिया है। तो हो सकता है कि ये जो 3 प्लेयर से डोमिनेटेड मेन सिंगल्स का टेनिस अरेना है, इसको तोड़ के शायद कोई एक प्लेयर आगे आए और जो कि अपनी एग्जिस्टेंस को यहाँ पे पुट अप करे। तो यहाँ पे कार्लोस अल्कराज की ताकत दी जा रही है, मतलब तारीफ की जा रही है। कार्लोस अल्कराज इसमें वर्ल्ड नंबर 1 है, 6th मल्टीपल ग्रैंड स्लैम टाइटल वेस्ट ये जीत चुके हैं। ओवरऑल रॉजर फेडरर, राफेल नदाल और जोकोविच की जो यहाँ पे डोमिनेंस थी इस पर्टिकुलर अरेना में, इसको कुछ हद तक तोड़ने की काबिलियत रखते हैं ये। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ बताई जा रही है। फिर भाई डिस्प्यूट सेटलमेंट हैव नो पैरेलल। इस पर्टिकुलर टॉपिक में 2 ही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी जब यूएस गए ना, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो दोनों देश के लीडर्स में लिया गया वो ये था कि जो 6 डिस्प्यूट्स लॉन्ग टर्म से डब्ल्यूटीओ में चल रहे थे, इनको यूएस और इंडिया ने म्यूचुअल बेसिस पे ड्रॉप करने की बात की। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यूएस के नॉन अपॉइंटमेंट के चलते डब्ल्यूटीओ की जो अपीलेट बॉडी है वो 2019 से काम नहीं कर रही। इसको डिस्प्यूट सेटलमेंट जो सिस्टम है आपका डब्ल्यूटीओ का अपीलेट डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, जिसको आप क्राउन ज्वेल बोलते हो डब्ल्यूटीओ का, ये 2019 से नॉन फंक्शनल। तो इसकी नॉन फंक्शनैलिटी के चलते इंटरनेशनली बहुत सारे ट्रेड लिटिगेशन फंसे पड़े हैं। इंडिया और यूएस के बीच में ऐसे 6 ट्रेड लिटिगेशन को इंडिया और यूएस ने आपस में बैठ के म्यूचुअली सॉर्ट आउट कर लिए, म्यूचुअली मॉन्डवली कर ली, और ये बहुत पॉजिटिव डिसीजन है, जिससे इससे इंडिया और यूएस के बीच के एडजस्टमेंट के बारे में पता चलता है। और दूसरा, ओवरऑल हम किसी एक पर्टिकुलर अपीलेट बॉडी के जजेस के अपॉइंटमेंट का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम अपने इश्यूज को
खुद बायलेटरली बात करके सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं। अब इस पे कुछ इश्यूज की बात कर लेते हैं। एक इशू था कि इंडिया ने अपने नेशनल सोलर मिशन के अंदर कुछ डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की कंडीशंस रख दी थी। इस बात को लेकर यूएस नाराज हो गया था और बोल रहा था कि ये गलत है और डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में यूएस चला गया। तो इस पर्टिकुलर चीज को यहां पे सॉर्ट आउट कर लिया गया है। ओके, इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के चलते बहुत सारे सब डिस्प्यूट्स निकले। इंडिया ने भी ओवरऑल यूएस के अंदर जो रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के प्रोग्राम्स चल रहे थे उनके ऊपर केस ठोक रखा था और उन केसेस को इंडिया ने जीता भी था। तो कुल मिला के इन इश्यूज को यहां पे सॉर्ट आउट किया गया। एक ये इश्यूज को कि इंडिया ने नेशनल सोलर मिशन के अंदर जो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट वाला मुद्दा रखा था उसके चक्कर में जो इशू हो रहा था उसको अभी के लिए रिजॉल्व किया गया। फिर अगर आप देखो तो जो सेक्शन 232 है यूएस ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 का, इसके चलते यूएस ने इंडिया से आने वाले इंपोर्ट्स के ऊपर कुछ एडिशनल ड्यूटी लगा रखी थी। स्टील के ऊपर 25%, 10% एल्यूमिनियम के ऊपर। इस बात को लेकर डब्ल्यूटीओ में चला गया था इंडिया और इंडिया ने कुछ काउंटर ड्यूटी मेजर्स यूएस के इंपोर्ट्स के ऊपर लगा दिए थे। तो ये पर्टिकुलर मैटर भी यहां पे सुलटाया जा रहा है। ओवरऑल एक एग्जेम्पशन मैकेनिज्म के थ्रू सेक्शन 232 के अंदर जो इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी लगाई गई है वो ओवरऑल कहीं ना कहीं सबवर्ट कर दी जाएगी। उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं ओवरऑल यूएस के इंपोर्टर्स के ऊपर ऐसा नहीं आएगा। इस बात की निगोसिएशन यहां पे शुरू हो चुकी है। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है कि हमको डब्ल्यूटीओ के मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर्टिकुलर मुद्दे को हम ऐसे ही सुलझा लेंगे। तो बस इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि भाई म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स के ढूंढना ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। डब्ल्यूटीओ के मैकेनिज्म में लड़ना और उस लड़ाई में फिर बहुत सारे पॉलिटिकल कंपल्शंस आ जाते हैं। फिर यूएस डब्ल्यूटीओ को नॉन फंक्शनल कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम एक अल्टरनेट रिस्पॉन्स, एक अल्टरनेट वे ऑफ एंगेजमेंट ढूंढ पा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव बात है। फिर अगला, बिल दैट फेंसेस इन द राइट टू इंफॉर्मेशन। ये टॉपिक मैं पहले आपके साथ कवर कर चुका हूं, एक बेसिक आपको बता देता हूं। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल और इसको टेबल किया जाएगा पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में 20 जुलाई जो 11 अगस्त चलेगा। जो अब हुआ ये है कि दिसंबर 2022 में जो ड्राफ्ट बिल पब्लिक डोमेन में निकाला गया था उसके बाद जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सिटीजन को पता नहीं है। जो प्रपोज्ड डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, इसमें दो प्रोविजंस बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं। एक तो है इंडियन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो कि 12 अक्टूबर 2005 से इफेक्टिव है। आप कह लो वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपेरेंसी लॉ है दुनिया का। इंपावर करता है सिटीजंस को, प्रैक्टिकल रिकॉग्निशन देता है सिटीजंस को ताकि वो ओनर्स को और रूलर्स के रोल को चेक कर सके। इसको कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है। कैसे कमजोर किया जा रहा है? तो सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे। अगर आप ठीक से मेरा एडिटोरियल और करंट अफेयर सुनते हो तो मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेप यहां पे लिया जा रहा है आरटीआई एक्ट में, दिस इज बेसिकली एन आउटकम ऑफ पीपल्स स्ट्रगल लेड बाय मजदूर किसान शक्ति संगठन। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने रूरल राजस्थान में एक मूवमेंट शुरू किया था। तब 2004 में जाके इस आरटीआई लॉ को ड्राफ्ट किया गया। ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी ने बैठ के इसके प्रोविजंस को ठीक तरीके से देखा। प्रीएम्बल में सिटीजंस को इन्फॉर्म करने की बात की गई, गवर्नमेंट के अफेयर्स में ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की गई, एफिशिएंट गवर्नमेंट में एक हार्मोनाइजेशन लाने की बात की गई, वगैरह वगैरह। ओके, लेकिन अब इसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की बात की जा रही है। अब यह बोला जा रहा है, देखिए क्या है, 8 सब सेक्शंस हैं सेक्शन 8(1) के। सेक्शन 8(1) ऑफ द आरटीआई एक्ट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करने के पैरामीटर्स बताता है, जिसमें 10 पैरामीटर्स बताए गए हैं ए टू जे। इसमें सबसे लास्ट वाला जो पैरामीटर है 8 क्लॉज ए सब क्लॉज जे, वो ओवरऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पे नहीं देता है। और अब तक का जो सबसे मिसयूज्ड प्रोविजन है वो यही है, सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। तो इस पर्टिकुलर मिसयूज्ड जो प्रोविजन है ना, इसको बचाने के लिए और इसके अगेंस्ट स्पेसिफिक स्टेप्स लेने की यहां पे बात की जा रही है। ठीक है भाई, तो सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे। अब डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल को अमेंड करके यहां पे आरटीआई बिल को भी अमेंड किया जा रहा है और यह बोला जा रहा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में अगर कोई नियम कानून है तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन डाइवर्ज करने की जरूरत नहीं है, भले ही पब्लिक इंटरेस्ट हो। तो यहां पे ऑथर यही बोल रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर नियम कानून के थ्रू आप आरटीआई ऑफिसर्स को राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये तो राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन हो रहा है। पहले भी सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे को इस्तेमाल करके जब आईएएस ऑफिसर्स की अपार के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, फिर यह पूछा गया था कि भाई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के फंड्स क्यों डिनाई किए जा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जब पहले सवाल उठाए गए थे तो जो रिस्पांस था वो सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे में रिजेक्ट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर फंड से कितना पैसा है, कितने बेनिफिशियरीज हैं, बोगस कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, घोस्ट एम्प्लॉयज,
ग्रॉस आर्बिट्रेरीनेस, करप्शन, नॉन कंप्लायंस टू रूल्स एंड लॉस, इन सबको लेके जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई सरकार से, सरकार ने कई बार सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे के बिहाफ पे डिनाई की है। तो इस पर्टिकुलर 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे सेक्शन को बहुत हद तक मिसयूज किया जा रहा है। ये मिसयूज यहां पे सही नहीं है। ये जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल अमेंडमेंट कर रहा है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन प्रमोट नहीं कर रहा है, ये राइट टू डिनाई दे रहा है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को, जो कि लॉन्ग टर्म में इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही। आपकी इसके बारे में क्या राय है नीचे बताइए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ये पर्टिकुलर आर्टिकल शैलेश गांधी साहब ने लिखा है, फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। इस रिस्पेक्ट में इनके जो आइडियाज हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे ऑफ द आरटीआई एक्ट को अपने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हो सके तो मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन करें, काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करता हूं। हैव अ ग्रेट डे। गुड